वास्तविक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिस इज हुसैन मुनीब। और आज हमने बात करनी है अबाउट बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो हमारी मेटाबॉलिज्म वाली फाइल है ना, इसके ऊपर बात करनी है। ठीक है। अच्छा, मेटाबॉलिज्म के अंदर ये है कि एक ये फाइल है और एक जो है वो मैंने अपने खुद से बनाए हैं। ठीक है, तो दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये थोड़ा सा पैटर्नाइज्ड है। तो दोनों को फाइलों को इकट्ठे लेके चलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वो उसमें यही है कि पहली बात तो ये है कि इसके अंदर ट्रांसपोर्टर, इस पहली स्लाइड के अंदर ट्रांसपोर्टर्स की बात हुई है। ब्लड 2 है, 4 है, 1 2 3 4 होते हैं, जिनमें से पहला और जो तीसरा है इनकी केएम लो होती है। ठीक है, यानी कि एबिलिटी टू कैरी ग्लूकोज विद इट। ठीक है, ये ट्रांसफर बट एवर दैट इज, तो ये ट्रांसपोर्ट करने की जो ग्लूकोज की एबिलिटी है उनकी कम होती है। जबकि ग्लट 2 और जो 4 हैं ये जो है वो इनकी केएम जो है वो ज्यादा होती है, जिसमें ग्लट 4 की एग्जाम्पल इसने दी है 5 मिली मोल जो है ना वो इसकी है। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि जो इसमें 1 एंड 3 है ये तकरीबन तमाम सेल्स के पास मौजूद होते हैं, जबकि जो 2 एंड 4 हैं ये स्पेसिफिक हैं। ठीक है, लोकेशन डिपेंडेंट है। जैसे ग्लट 4 जो है वो स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू के लिए है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली 3 एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज। ये तीन जो टोटल 10 एंजाइम है उनमें से तीन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। क्यों इंपॉर्टेंस के हामिल हैं? क्योंकि ये तीनों जहां भी ये तीनों इस्तेमाल हो रहे हैं वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, कि अगर इन्होंने एक बार काम कर दिया तो इनके उस जब प्रोसेस जो है वो वापस नहीं जा सकता। जबकि बाकी जो जितने भी चीजें हैं, जो बाकी जितने भी एंजाइम है, 7 एंजाइम जो बाकी हैं, वो उनके सारे रिएक्शन रिवर्सिबल हैं। अगर उन्होंने काम कर भी दिया तो दैट कैन बी रिवर्स्ड, प्रोसेस वापस जा सकता है। पूरे प्रोसेस के ऊपर भी बात कर सकते हैं। अच्छा, इसके अगले स्लाइड है, नेक्स्ट करते हैं इसको। नेक्स्ट के अंदर वो कहते हैं कि हेक्सोकाइनेज है। हेक्सोकाइनेज बेसिकली जब ग्लूकोज एक आता है ब्लड के अंदर, आता है ब्लड से उसने सेल के अंदर आना है। अब जब ग्लूकोज सेल के अंदर आ गया तो उसको कन्वर्ट किया जाता है 6 फॉस्फेट में, यानी कि उसके अंदर फॉस्फेट की एडिशन होती है। ऐसे तमाम रिएक्शन जिसके अंदर फॉस्फेट की एडिशन होनी है वो इरिवर्सिबल होते हैं, वो वापस नहीं जाते। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसके अंदर ये फॉस्फेट की एडिशन होनी है, तो ये कौन करवाएगा? ये हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज। अब हेक्सोकाइनेज ओवरऑल तमाम सेल्स के मुतालिक बात की जाती है, लेकिन जब हम मतलब इसी इसी के अंदर ग्लूकोकाइनेज जो है वो हेक्सोकाइनेज की ही एक टाइप है, और वो इंसुलिन रेगुलेटेड भी होता है। अब होता बेसिकली ये है कि जो ग्लूकोकाइनेज है दैट इज स्पेसिफिक टू लिवर, और हेक्सोकाइनेज बाकी तमाम सेल्स के हैं। ठीक है। अब होगा क्या है, जब ग्लूकोज आ गया तो ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज उस ग्लूकोज को पकड़ेंगे और उसके अंदर फॉस्फेट के एडिशन करवा देंगे और बना देंगे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ये 1 फॉस्फेट ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और इसका पर्पज ये होता है कि जो ग्लूकोज सेल के अंदर आ गया है वो सेल को दोबारा बाहर ना जाए सेल से। ठीक है, और अंदर ही उसकी जो है एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके उससे। ठीक है। अब एक जो है ना वो कहते हैं कि अंडर गो प्रोसेस ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड। फॉस्फोराइलेटेड का मतलब फॉस्फोरस ऐड हो गया। फॉस्फोराइलेटेड, फॉस्फोरस आया कहाँ से? आएगा एटीपी से, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो यहाँ से एक एटीपी से एक फॉस्फेट आएगा, इसके अंदर ग्लूकोज के अंदर लग गया और ये बन गया एडीपी, यानी कि एक एनर्जी यहाँ पे हमारी इस्तेमाल हो गई। ठीक है। इसी तरह हमारे आगे एक फर्दर ऑन आगे एक और एंजाइम आता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, जिसको पीएफके 1 कहते हैं। ये भी बेसिकली जो है, अगर मैं इसको यहाँ से आपको करवाना चाहूँ तो ये मैंने एक इसके शॉर्ट पॉइंट लिखे हुए हैं कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है ये फॉस्फोरस ऐड करता है किसमें? फ्रुक्टोज फॉस्फेट के अंदर, और कन्वर्ट कर देता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट के अंदर। ठीक है। अब इसको अगर एएमपी यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का लेवल ज्यादा है तो वो भी इस स्टेप्स को स्टिमुलेट करेगा। क्यों? एएमपी ज्यादा होने का मतलब ये है कि एनर्जी बॉडी के अंदर कम है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ज्यादा है, एटीपी नहीं मौजूद। ठीक है, तो वो इस प्रोसेस को स्टिमुलेट करेंगे ताकि ये प्रोसेस जल्दी जल्दी स्टिमुलेट हो और मजीद एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। अगर कार्बोहाइड्रेट डाइट ज्यादा आ गई है, ज्यादा आपने कार्बोहाइड्रेट खा लिए हैं, तब भी ये प्रोसेस स्टिमुलेट होगा ताकि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है उसको या तो स्टोर किया जा सके या उसको फर्दर ऑन जो है उससे एनर्जी हासिल की जा सके। अगर जाहिर सी बात है हाई कार्ब डाइट के बाद जो है इंसुलिन भी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, तो हाई इंसुलिन आ जाए तब भी ये स्टिमुलेट करते हैं। लेकिन अगर ग्लूकागोन का लेवल हाई ज्यादा है तो वो इस प्रोसेस को क्या करता है? डीएक्टिवेट करता है ताकि ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन किया जा सके, बजाय ग्लूकोज की एनर्जी हासिल करने के। तीसरा जो है वो पायरुवेट काइनेज है। तीनों ही रिवर्सिबल है। ये कन्वर्ट करता है फोस्फोइनोल पायरुवेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है, ये भी इरिवर्सिबल स्टेप है। और अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब ये एंजाइम नहीं होगा तो जो इससे पिछला जो एक प्रोडक्ट होगा, यानी कि एक रिएक्शन चेन ऑफ रिएक्शन चल रही है, तो जो इससे पिछला वाला चीज थी जिसको इसने कन्वर्ट करना था पायरुवेट के अंदर, या फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और उससे पहले वाला जो एक स्टेप होता है वो होता है 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है उस वो कन्वर्ट वो
वहां पे एक्युमुलेट होगा और वो कन्वर्ट होना इस एंजाइम की एब्सेंस में वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा 2,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट में। और ये 2,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट जो है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक्युमुलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, और इस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के कम होने को हम एनीमिया का नाम दे देंगे। ये बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप है। ग्लाइकोलाइसिस हैज टू फेजेस, दो फेजेस हैं इसका। पहला प्रिपरेटरी फेज है जिसके अंदर एनर्जी इस्तेमाल होती है, ठीक है, और दूसरा पे ऑफ फेज है जिसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब पहला जो था ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, हेक्सोकाइनेज ने काम किया। ग्लूकोज ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे को कन्वर्ट किया जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। काइनेज जहां भी आएगा वो रिलेट करेगा पोटाशियम से, सॉरी फॉस्फोरस से रिलेट, काइनेज जहां भी आएगा वो फॉस्फोरस से रिलेट करेगा। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो ये फॉस्फेट वाला क्या है, हेक्सोज। ग्लूकोज क्या है, हेक्सोज, और ये फॉस्फेट है, तो इसका नाम है फॉस्फो हेक्सोज आइसोमरेज, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में क्या है, आइसोमर। तो एंजाइम का नाम भी उसी तरह होता है, फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज। उससे बन गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, इसके अंदर दोबारा से जो है वो एक फॉस्फेट ऐड किया जाएगा। वो क्या बन जाएगा, फ्रुक्टोज 1,6। डाई का मतलब होता है दो, फॉस्फेट लग गया, बिस का मतलब हो गया दो, और फॉस्फेट यानी कि दो फॉस्फेट लग गए। पहले 6 नंबर पे था, 6 नंबर कार्बन पे फॉस्फेट था, अब 1 नंबर पे भी लग गया, तो ये बन गया 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। इसको किसने किया, फॉस्फो क्योंकि फॉस्फेट था, फ्रुक्टो, फ्रुक्टो यहाँ से आ गया, और काइनेज, काइनेज क्यों, क्योंकि पोटाश इसके अंदर फॉस्फोरस की एडिशन हुई है, तो फॉस्फो फ्रुक्टोज काइनेज 1, PFK 1, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। जो फॉस्फो फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट है, इसके ऊपर एल्डोलेज एंजाइम काम करेगा और इसको इसके जो है ना दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। ये 6 कार्बन का है, ये 3 3 कार्बन के दो बना देगा। एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है और दूसरा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। जो डीएचपी है ये आगे अगेन कन्वर्ट हो जाएगा G3P में, यानी कि ये जो G3P था, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक तो ऑलरेडी वैसे ही आ जाएगा, और दूसरा जो था डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी आगे कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो हमारे पास टोटल दो आ गए G3P, ठीक है। अब कितने आ गए, दो G3P आ गए। अब ये जो यहाँ से G3P से आगे का जो प्रोसेस है, दैट इज पे ऑफ फेज। यहाँ अभी तक हमारी एनर्जी इस्तेमाल हुई है, कहाँ कहाँ पे, दो जगह फॉस्फेट ऐड हुआ था, तो पहले जहाँ पे ऐड हुआ था वहाँ एनर्जी इस्तेमाल हुई, और जहाँ दोबारा ऐड हुआ वहाँ पे भी एनर्जी इस्तेमाल हुई। अब पे ऑफ फेज आया, G3P जो है ये दो थे, तो ये आगे कन्वर्ट हो गए 1,3 बिस ग्लिसरेट के अंदर, ठीक है। पहले बिस्फॉस्फेट था, अब ये किस में कन्वर्ट हुआ है, 1,3 बिस्फॉस्फो ग्लिसरेट के अंदर, ठीक है। और इसका एंजाइम कौन होगा, G3P डीहाइड्रोजिनेज। अब जो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये जहां भी प्रोड्यूस होगा वहां NADH प्रोड्यूस होगा, मतलब ये जहां भी काम करेगा, हाइड्रोजिनेज हाइड्रोजन को रिमूव करेगा ना, तो हाइड्रोजन रिमूव कहाँ पे होगा, जहाँ पे NAD आएगा, वो हाइड्रोजन लेगा और NADH बन जाएगा। अब क्योंकि दो G3P मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल से एक NADH, दूसरे से दूसरा, तो दो G3P से दो NADH आ जाएंगे, ठीक है। तो G3P डीहाइड्रोजिनेज, डीहाइड्रोजिनेज का मतलब हाइड्रोजन रिमूवल, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूवल हुई एक G3P में से, तो दो हमारे पास क्या आ गए, 1,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट, दो नंबर है, और 1,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट जो है वो कंपाउंड है, ठीक है। अब ये 1,3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट जो है ये कन्वर्ट हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, यानी कि जो इनमें से दोनों के पास जो वन वन पोजीशन पे फॉस्फेट था वो रिमूव हो जाएगा। अब वो रिमूव होकर कहाँ जाएगा, वो ADP आएंगे दो, और दो ATP बन जाएंगे। एक ADP एक के पास आया और ATP बन गया, दूसरा ADP दूसरे से फॉस्फेट ले गया और दूसरा ATP बन गया। अब इसको किसने किया, फॉस्फोग्लिसरेट, यही फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, काइनेज मैंने कहा था पोटेशियम से रिलेटेड जो होंगे वो काइनेज ही हैं, ठीक है। तो काइनेज ने यहाँ से पोटेशियम जो है वो रिमूव करवा के ATP को दे दिया, तो हमारे पास अभी तक दो NADH बन गए और दो ATP बन गए। अच्छा, अब हमारे पास था दो 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब जो थ्री, इसका मतलब है कि जो ग्लिसरेट है उसके तीसरे नंबर पे फॉस्फोरस लगा हुआ है, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज काम करेगा। म्यूटेज का क्या काम होता है, बेसिकली म्यूटेशन करना, चेंज करना। तो ये फॉस्फोरस की 3 पोजीशन को 2 पे ले आएगा, मतलब जो फॉस्फोरस कार्बन नंबर 3 पे लगा हुआ था ये उसको किस पे कर ले आएगा, कार्बन नंबर 2 पे ले आएगा। तो ये म्यूटेशन करवाई है इसने, तो इसलिए इसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। दो हमारे पास दो फॉस्फो 2 फॉस्फोग्लिसरेट आ गए। अब यहाँ पे इनोलेज एंजाइम काम करेगा, H2O रिलीज हो जाएगा और ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फो पायरोवेट। फोस्फोइनोल पायरोवेट पे पायरोवेट काइनेज काम करेगा, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, और उससे हमें हासिल हो जाएंगे दो पायरोवेट, ठीक है। ये यहाँ तक का है, ये नीचे वाला पेज नहीं है, ये वो नेक्स्ट पेज है, ठीक है। तो दो पायरुवेट जो है वो यहाँ से हमें हासिल हो जाएंगे। अब इससे हमें क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमें दो NADH मिले, एक NADH आगे 3 ATP देता है, तो 3 × 2
6 ATP। 2 ATP ऑलरेडी प्रोड्यूस हुए, डायरेक्ट प्रोड्यूस हुए ये वाले, ठीक है। तो 6 और 2 8 ATP टोटल प्रोड्यूस हुए, जिनमें से दो हमारे शुरू में इस्तेमाल हो गए थे, ठीक है। एटीपी और एडीपी यहाँ भी इस्तेमाल होता है, यहाँ भी इस्तेमाल होता है। तो अगर हम एक ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस का नेट रिजल्ट निकालें तो वो 6 ATP होते हैं पायरुवेट के बनने तक, ठीक है। पायरुवेट बन गया और साथ में हमारे पास एटीपी रिलीज हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर क्या होगा, सॉरी, इसको मैं खत्म कर देता हूँ ताकि ये बड़ा नजर आए। ये सारा हो गया। हाँ ये देखो, अगर जो दो पायरुवेट आए इसके पास दो कंडीशन है, या तो एरोबिक या एनारोबिक। अगर तो ये एरोबिक होगा तो ये दो पायरुवेट आगे कन्वर्ट हो जाएंगे दो एसिटाइल को ए में, ठीक है। किसकी मदद से, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। अब डीहाइड्रोजिनेज दोबारा आया तो इसका मतलब ये है कि NADH प्रोड्यूस होगा। तो दो पायरुवेट से NADH प्रोड्यूस हुए, दो ही प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। ये दो लिखा नहीं है मैंने, दो NADH प्रोड्यूस हो गए, CO2 रिलीज हुई और दो पायरुवेट कन्वर्ट हो गए दो एसिटाइल को ए में। अब ये जो एसिटाइल को ए है इसके आगे दो जो है ना वो पाथवेज हो सकते हैं। या तो सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा ताकि इसे एनर्जी हासिल की जा सके, या फैटी एसिड सिंथेसिस में जाएगा। अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये फैटी एसिड की सिंथेसिस की तरफ चला जाएगा और फैटी एसिड बनाएगा, जिसकी आम सी मिसाल ये है कि ज्यादा एनर्जी इंटेक करने से ऑटोमेटिकली फैट बढ़ती है बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर एनारोबिक कंडीशन है तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, पहले ही इथानॉल बन जाए जैसा कि यीस्ट के अंदर होता है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है फर्दर ऑन, ठीक है। और अगर ये या तो ये बन जाएंगे दो एनारोबिक जो है वो दो लैक्टेट बन जाएंगे, ठीक है। लैक्टेट कहाँ पे बनेंगे, आरबीसीज के अंदर, जो कि टोटली डिपेंडेंट। और उसके अलावा, हाँ उसके अलावा जो है ये माइक का कोई इशू था। उसके अलावा ये दो लैक्टेट जो हैं उसके अंदर भी इनका मतलब आ जाएगा कि दो लैक्टेट जब प्रोड्यूस होंगे तो उसके साथ ही दो NADH भी प्रोड्यूस होंगे। तो ये होता है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये प्रॉपर अभी पूरा साइकिल चलना है आगे, फिर एनर्जी प्रोड्यूस होनी है। ये इंस्टेंटली लैक्टेट बना और साथ ही जो है वो एनर्जी भी रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो अब पायरुवेट से लेके सिट्रिक एसिड मतलब एसिटाइल को ए बनने तक हमारे पास दो NADH प्रोड्यूस हुए, ठीक है। और लेवल ऑफ एसिटाइल को ए कंट्रोल पायरुवेट डिहाइड्रोजन, जितना ज्यादा इसका लेवल होगा ये उतना ही पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को नेगेटिवली फीडबैक करेगा। क्यों, ताकि ये मजीद एसिटाइल, बहुत ज्यादा एसिटाइल को ए ना बने, ठीक है। तो हर एक फर्दर प्रोडक्ट जो है वो अपने एंजाइम को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे भी जो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है। जितना अगर इसका लेवल बहुत ज्यादा हो गया तो ये इसकी इनहिबिशन करवा देगा ताकि प्रोसेस जो है फर्दर ऑन ना चले, ठीक है। उसके बाद सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ये जो एसिटाइल को ए है, ये ऊपर से जो आया था, ये आगे सिट्रिक एसिड साइकिल का पार्ट बनता है। सॉरी ये मिक्सअप हो गया थोड़ा सा, मिक्सअप से नहीं मुराद है, मतलब तंग तंग लिखा गया थोड़ा सा। एसिटाइल को ए आगे इसमें ऐड हो जाएगा सिट्रेट के साथ, 6 कार्बन का कंपाउंड है। सिट्रेट ये एंजाइम साइड पे लिखे हुए, सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा। आइसोसिट्रेट जो है वो अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट होगा। अब ये जो आइसोसिट्रेट का अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्जन है, यहाँ पे एक CO2 निकल गया तो 6 कार्बन वाला कंपाउंड कितने में रह गया, 5 कार्बन वाला, और NADH प्रोड्यूस होगी। अल्फा कीटो ग्लूटारेट सक्सिनाइल कोए बना, अगेन एक कार्बन निकल गया और इधर से NADH बन गया। सक्सिनाइल कोए अगर कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनेट में, यहाँ कोई ऐसा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं है, सिर्फ GDP जो है वो GTP बन जाता है, ठीक है। जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जैसे गवानीन ट्राइफॉस्फेट है। ये एनर्जी नहीं मतलब हमारे उसमें नहीं जा रही, फर्दर ऑन प्रोसेस में नहीं जाएगी। तो NADH जहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, सक्सिनाइल को ए जो है वो सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा। सक्सिनेट आगे फ्यूमारेट में कन्वर्ट होगा। फ्यूमारेट में जब वो कन्वर्ट होगा तो ये अभी 4 कार्बन हो गए थे, CO2 दो निकले ना, दो CO2 निकले तो ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड रह गया। सक्सिनेट जब फ्यूमारेट में कन्वर्ट होगा तो FADH2 प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो फ्यूमारेट है ये आगे फ्यूमारेज की मदद से मेलेट में कन्वर्ट होगा, और मेलेट जो है वो मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है। डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे काम करेगा तो वो ऑक्सैलो एसीटेट में काम, यहाँ पे एंजाइम नहीं मैंने लिखा, मेलेट और ऑक्सैलो एसीटेट के दरमियान में यहाँ आता मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, उसकी वजह से NADH प्रोड्यूस होगा। तो ये डिहाइड्रोजिनेज है, इसने NADH प्रोड्यूस किया। यहाँ पे अल्फा कीटोग्लिटरेट डिहाइड्रोजिनेज है, NADH प्रोड्यूस हुआ। ये भी डिहाइड्रोजिनेज है, इसने भी FADH प्रोड्यूस किया। और जो यहाँ पे मेलेट डिहाइड्रोजिनेज है उसने भी NADH प्रोड्यूस करेगा। तो आपको होप से समझ आ गया कि जहाँ डिहाइड्रोजिनेज है वहाँ हाइड्रोजन क्योंकि रिलीज होता है, तो हाइड्रोजन जब एक्सेप्ट कौन करेगा, या FAD जो कि FADH2 प्रोड्यूस किया बना, और या NADH।
यहाँ से हमारे पास 3 NADH आ गए। तो 3 NADH का मतलब क्या है, 12 ATP, ठीक है। सॉरी, 3 NADH का मतलब है 9 ATP, ठीक है। 3 3 6 3 9, ठीक है। और FADH2 से भी ATP आते हैं। यहाँ पे आई थिंक उससे भी 3 ही आते हैं, बट आई एम नॉट श्योर, मैंने FADH का नहीं देखा। आगे ये जो यहाँ से ये सारे NADH पॉइंट कर रहे हैं ETC की तरफ, यानी कि ये जितने भी NADH FADH2 जो भी बना है, ये आगे चला जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ, ठीक है। NADH2 ऑक्सीजन, और ये रिएक्शन लिखे हुए हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, H2O पानी प्रोड्यूस करेंगे, NAD प्रोड्यूस होगा, साथ में 56 किलो कैलोरी प्रोड्यूस होगी। एक FADH2 O2 के साथ जो है वो रिएक्शन करेगा, H2O पानी प्रोड्यूस करेगा, FAD बन जाएगा, प्लस 42 किलो कैलोरी पर मोल जो है वो एनर्जी रिलीज होगी। तो इससे 50, इसका एक मोल 56 और इसका एक मोल 42 किलो कैलोरी पर मोल दे रहा है, और इसकी जो प्रोसेस है वो आगे है। ये साइड वाली इंफॉर्मेशन रह गई, ये मैं बताता हूँ, अभी अजान हो रही है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो मैंने बता रहा था, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, जो कि पायरुवेट को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करता है। बेसिकली 5 ये चीज़ों पर डिपेंड कर रहा था, 5 को एंजाइम है। थायमीन पायरोफॉस्फेट यानी कि TPP, जो कि विटामिन B1 से आता है। FADH2 जो कि विटामिन B2 से आता है। NADH B3 से आता है। को ए जो यहाँ पे रिक्वायर होता है वो B5 से आता है। और लाइपोइक एसिड जो है वो बॉडी के अंदर खुद से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है। ये सारे साइड वाले एंजाइम लिखे हुए हैं। इनमें से जो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है जो कि यहाँ पे है, वो रेगुलेट होता है ATP और NADH के साथ। अगर ATP और NADH का ऑलरेडी लेवल ज्यादा है तो ये काम रुक जाएगा और ये फर्दर ऑन प्रोसेस नहीं चलने देगा। इसी तरह हाई सिट्रेट कंसंट्रेशन, अगर सिट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो ये भी PFK1, वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो 1 है, उसको जो है ये इनहिबिट करेगा। उस प्रोसेस को जाके ये उस एंजाइम को इनहिबिट करेगा ताकि प्रोसेस वहीं से रुक जाए, ठीक है, और इसका लेवल मजीद ना बढ़े। और जो अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज है, ये भी 5 कोएंजाइम चाहिए होते हैं, जैसा कि PDH को, इनके पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को चाहिए होते हैं। तो ये 5 एंजाइम वहां पे आ गए, ठीक है। आगे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आती है, बेसिकली इसके अंदर जो है वो चार ये होती कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, 3 चीजें होती हैं बेसिकली। फर्ज कर लें ये आपकी है जो ये माइटोकॉन्ड्रियल एरिया, जो मेट्रोकोनियम मैट्रिक्स है, ठीक है, ये उसकी दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान वाली जगह है, और ये साइटोप्लाज्म है। तो 3 रीजन है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, ठीक है। इन तीनों के दरमियान में ये प्रोसेस हो रहा है। आई मीन में जो NADH, ये जो NADH डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स है, ये होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि सेंट्रल, दोनों के दरमियान में मौजूद होता है, ठीक है। जो सक्सिनाइल डिहाइड्रोजनेज FADH2 कम्प्लेक्स है, और जो फैटी एसाइल को ए डिहाइड्रोजनेज FADH2 है, ये दो कम्प्लेक्सेस हैं। ये मौजूद होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। तो ये दोनों, ये दूसरा और ये दोनों मौजूद होंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। जो NADH डिहाइड्रोजनेज है ये सेंटर में मौजूद होगा, और जो ग्लिसरोल पी शटल है FADH2, ये मौजूद होती है इस तरफ, दूसरी साइड पे। मैं इसको आपको दूसरी पिक्चर से दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो ग्लिसरॉल है ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है, ये वाला और ये दोनों जो है वो उसके अंदर मौजूद हैं। सॉरी, आई थिंक स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही थी, मैं दोबारा करें। हाँ, सॉरी, इसके अंदर ये है कि ये देखो, ये इसकी मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। अब इनमें जो NADH है डिहाइड्रोजनेज, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, और ये साइटोप्लाज्म है। तो ये साइटोप्लाज्म, ये उसकी लेयर, जो दो लेयर के दरमियान वाली जगह होती है, और ये साइटोप्लाज्म है। तो ये NADH जो ये दोनों लेयर्स के दरमियान में मौजूद होता है। सक्सिनाइड डिहाइड्रोजनेज और फैटी एसाइल को ये वाला जो है, ये मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं, और जो ग्लिसरॉल पी है ये मौजूद होता है इन द साइटोप्लाज्म। तीनों के तीनों मिलके कर क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा रहे हैं। कहाँ से, वो जो NADH और वगैरह से जो इलेक्ट्रॉन आने थे, ये NADH FADH2 वगैरह से जितने भी इलेक्ट्रॉन आने थे, ये उसको इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करवा रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन लेगा कोएंजाइम Q आके उन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा साइटो BC1 कॉम्प्लेक्स को। ये इसके लिए आयरन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अब ये साइटो BC1 कॉम्प्लेक्स है, ये आगे साइटोक्रोम C को कन्वर्ट कर देगा। साइटोक्रोम C, ये इस तरफ एरो इसलिए बनाए हैं क्योंकि साइटोक्रोम C जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा, और साइटोप्लाज्म C जो है वो वापस इनर मेम्ब्रेन के अंदर साइटो A3 को भेज देगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। इसी प्रोसेस, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के दौरान ही ये जो जितने भी हाइड्रोजन है उनको ये अकोमोडेट करवा रहा है यहाँ पे। हाइड्रोजन से मुराद है प्रोटॉन। अब जितने भी प्रोटॉन्स थे वो सारे के सारे क्या हो गए, ये अकमलेट हो गए, ठीक है। अब इनका हाई लेवल जो है वो आगे स्टिमुलेट करेगा, इनका जो हाई लेवल है वो स्टिमुलेट करेगा इस
एटीपी एडीपी से एटीपी के सिंथेसिस को, यानी कि ये हाई हाई लेवल ऑफ प्रोटॉन्स आउटसाइड द सेल ये रश करेंगे इनसाइड को, यानी कि H प्लस अंदर आया, और ये जो H प्लस अंदर आया है इसने एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करवा दिया। ये यहाँ पे आगे एक ट्रांसलोकेज एक एंजाइम मौजूद है, एक ट्रांसपोर्टर मौजूद है, एटीपी एडीपी ट्रांसलोकेज, जो कि एटीपी को बाहर भेजेगा, और बाहर जो एडीपी मतलब ये जो एटीपी बाहर आ जाएगी ये आगे इस्तेमाल हो जाएगी और कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी में। वो जो एडीपी है वो वापस अंदर आ जाएगी, ठीक है, इसी एंजाइम के या इसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो है वो ये काम कर रही होगी, ठीक है। इसके अलावा ये जो चार दो चीजें लिखी हुई हैं ये बेसिकली नेगेटिव है कि जो NADH हाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स का इनहिबिटर है वो कौन है, बर्बिचुरेट रोटिनोन, ये एक इंसेक्टिसाइड है। अगर इसका बॉडी सेल के लेवल तक चला जाए तो ये इसको इनहिबिट करवा देगा। इसके अलावा साइनाइड की अगर बॉडी के अंदर जो है वो एकम्युलेशन हो जाती तो वो इस साइटो A3 कॉम्प्लेक्स को जो है वो डिमिनिश करवाएगा, और अगर ओलिगोमाइसिन की हो जाती है बॉडी के अंदर एकम्युलेशन तो वो एटीपी सिंथेसेज को जो है उस डिमिनिश कर देगा उसकी एक्टिविटी को, ठीक है। तो दिस दैट्स अबाउट ऑल अबाउट जो है ना ग्लाइकोलाइसिस। आगे जो है प्रोटीन डाइजेशन है। प्रोटीन डाइजेशन बॉडी के अंदर कैसे होती है, यू ऑल नो दैट। अमाइनो एसिड बन गए, अमाइनो एसिड आगे जो है वो ट्रांसमाइनेज जो है एक एंजाइम है जो कि B6 की मदद से, यानी कि जो B6 विटामिन B6 है उसकी मदद से टूटता है। ट्रांसमाइनेज B6 जो है, ट्रांसमाइनेज और B6 की मदद से, यानी कि B6 इसमें क्या हो जाएगा, को एंजाइम हो जाएगा। अमाइनो एसिड को तोड़ते हैं तीन चीजों में, कार्बन स्केलेटन जो कि आगे एनर्जी प्रोवाइड करता है, या फिर बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स बने होते हैं उसका प्रीकर्सर के तौर पे काम करता है। जो दूसरा है वो यूरिया बनता है जो कि लिवर के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। और तीसरी जो चीज़ है वो NH3 प्रोड्यूस होती है, जिसको हम अमोनिया गैस भी कहते हैं, जो कि किडनी के जरिए जो है वो बॉडी से एक्सक्लूड हो जाती है, मतलब यूरिन के थ्रू, ये फिजिक्स के थ्रू बॉडी से निकलता है। और ये मतलब सॉरी ये भी लिवर के थ्रू जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, और जो NH3 है ये भी किडनी के जरिए जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दी जाएगी। तो ये तीन पार्ट्स जो है बेसिकली एक अमाइनो एसिड या एक प्रोटीन से निकलते हैं। प्रोटीन से ग्लूकोज नियोजेनेसिस कैसे होती है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मसल, मसल के अंदर क्या होता है, यानी कि मसल प्रोटीन है। फर्ज कर लो स्टारवेशन की कंडीशन आ गई तो अब क्या होगा कि जो मसल प्रोटीन है बेसिकली ये टूटेगी और इससे इससे बनेंगे अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आगे कन्वर्ट हो जाएंगे NH4 में प्लस में, यानी कि ये NH4 प्लस में, NH4 प्लस आगे जो है वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। NH4 प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूटामेट में। अब ये ग्लूटामेट जो है, जो पायरुवेट मसल सेल के अंदर पायरुवेट पहले से मौजूद है, ठीक है, ग्लूटामेट कन्वर्ट होगा अल्फा बीटा ग्लूटारेट में, और इसकी कन्वर्जन की वजह से पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा दो एलानीन में। दो पायरुवेट होंगे, दो दो एलानीन बन जाएंगे, यहाँ में मैं दो नहीं लिखना, दो लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। तो दो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएंगे दो एलानीन में, और इसकी कन्वर्जन को सपोर्ट करता है ग्लूटामेट अल्फा ग्लूटा ग्लूटारेट में कन्वर्ट होके, और साथ में इसको सपोर्ट कर रहा होता है B6 विटामिन, ठीक है। अब ये दो एलानीन जो है ये पहुंच जाएंगे लिवर के अंदर, और ये दो एलानीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे पायरुवेट के अंदर, ठीक है। वापस रिएक्शन रिवर्स होना है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन रिवर्स हुआ है तो इसमें ये वाला रिएक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे ग्लूटामेट कन्वर्ट हुआ था अल्फा कीटा ग्लूटारेट में, यहाँ पे अल्फा कीटा ग्लूटारेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट में, ठीक है। और एक और कन्वर्जन होती है ऑक्सैलो एसीटेट एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अल्फा कीटा ग्लूटारेट कन्वर्ट हो गया ग्लूटामेट में, और जो ऑक्सैलो एसीटेट है ये कन्वर्ट हो गया एस्पार्टेट में, और इन दोनों की ये जो कन्वर्जन है इसने सपोर्ट किया कि ये दो एलानीन को कन्वर्ट कर दे पायरुवेट में। अब पायरुवेट जो है वो 6 ATP और 2 NADH को इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाएगा। 6 ATP और 2 NADH को इस्तेमाल करके क्या बना देगा, ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है ये लिवर से वापस ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टुवर्ड्स द मसल, ब्लड के जरिए ये दोबारा मसल में जाएगा। मसल इस ग्लूकोज को को पायरुवेट में कन्वर्ट करेगा, जिससे एनर्जी हासिल होगी 2 ATP 2 NADH, जो कि एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर लिए जाएंगे। और ये जो पायरुवेट है ये वापस रीयूज हो जाएगा, जो कि यहाँ पे स्टार्ट में हमने देखा कि यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। तो पायरुवेट जो है वो रीजनरेट हो गया, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट साइकिल। आज दो रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर दो चीजें प्रोड्यूस हुई, ग्लूटामेट और एस्पार्टेट। इनका क्या बनेगा, ये जो ग्लूटामेट और एस्पार्टेट है बेसिकली ग्लूटामेट से वापस NH4 बनेगा, और एस्पार्टेट से एस्पार्टेट ही यानी कि आएगा, और ये दोनों चले जाएंगे यूरिया साइकिल की तरफ। ग्लूटामेट से NH4 आ गया, एस्पार्टेट जो है वो एज इट इज जो है ये दोनों मिलकर चले जाएंगे यूरिया साइकिल के अंदर। ये साइड पे बना हुआ यूरिया साइकिल, NH4 है प्लस CO2 है, NH4 प्लस CO2, ये दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और NH4 यहाँ से आया, ये मिलके बनाएंगे कार्बोमाइल फॉस्फेट। कार्बोमाइल फॉस्फेट जब वो एंटर कर जाएगा यूरिया साइकिल के अंदर, सिट्रोलीन था, ऑर्डिनिथीन से सिट्रोलीन बना, सिट्रोलीन के अंदर जो एस्पार्टेट आ जाएगा, कहाँ से आया था एस्पार्टेट, ये था। तो एस्पार्टेट और सिट्रोलीन मिलके क्या बना लेंगे,
आर्जिनोसक्सिनेट, यानी कि ऑर्निथीन और कार्बोमाइल फॉस्फेट मिले और सिट्रुलीन बनाया, सिट्रुलीन आगे एस्पर्टेट से मिला और आर्जिनोसक्सिनेट बना दिया, आर्जिनोसक्सिनेट फ्यूमारेट में कन्वर्ट होगा, फ्यूमारेट आर्जिनिन में कन्वर्ट होगा, आर्जिनिन वापस जब ऑर्निथीन में कन्वर्ट होगा तो यूरिया जो है वो बॉडी से निकल जाएगा, H2O एब्जॉर्ब होगा और यूरिया जो है वो बॉडी से निकल जाएगा, यानी कि बॉडी से मुराद है यूरिया प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है और ऑर्निथीन जो है वो रीजनरेट हो जाएगा और ये दोबारा से प्रोसेस चलता जाएगा, और इस तरह ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है सारा वो यूरिया की फॉर्म में आ गया और अब बॉडी से वो एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। थर्ड जो पार्ट है वो लिपिड मेटाबॉलिज्म है, जो लिपिड की होती है बेसिकली। ये शुरू में कुछ उसके इंट्रोडक्शन है थोड़ा बहुत, उसकी बात नहीं करते, डायरेक्टली आते हैं कि होता क्या है। जब आप बॉडी आप जब जो फूड है उसके अंदर जो फैट है वो दो फॉर्म में होता है, कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल एस्टर की फॉर्म में। इनके ऊपर बाइल और लाइपेज काम करेगा कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल एस्टर से वैसे ही जाने हैं, जो कोलेस्ट्रॉल है उसके ऊपर बाइल और लाइपेज काम करेगा, उसको फ्री कोलेस्ट्रॉल प्लस फैटी एसिड्स इन दो फॉर्म में ले आएगा। अब फ्री कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड, फ्री कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जो है वो एक ओ एच फ्री होता है, ठीक है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके ऊपर पास एक ओ एच फ्री होता है। अगर फैटी एसिड का C डबल एच वाला पार्ट ओ एच के साथ मिलके एक बॉन्ड बना ले तो ये बन जाता है कोलेस्ट्रॉल एस्टर। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल था इसको पहले बाइल ने तोड़ा और फ्री कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड को मतलब बनाए, और इन दोनों को ACAT कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज ने इसको इनको मिला के दोबारा से क्या बना दिया, कोलेस्ट्रॉल एस्टर। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल था ये भी कोलेस्ट्रॉल एस्टर बन गया, और जो पहले से कोलेस्ट्रॉल एस्टर मौजूद थे वो भी कोलेस्ट्रॉल एस्टर बन गए। तो इसको हमने डिनोट किया हुआ है CE से, कोलेस्ट्रॉल एस्टर। और बाकी जो है ट्राइग्लिसराइड, इसको याद रखना, ट्राइग्लिसराइड फॉस्फोलिपिड ApoB48, ये जो स्ट्रक्चर है ये पहले से मौजूद है बॉडी के अंदर। ये उस जो कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज था उसके साथ मिलके बॉन्ड बना लेगा, ये एक पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया, इसको कहते हैं काइलोमाइक्रोन। ये काइलोमाइक्रोन है जो कि इसको ट्रांसपोर्ट करवाएगा, किस तरह, ये पूरा एक काइलोमाइक्रोन का स्ट्रक्चर बन गया। काइलोमाइक्रोन जो है वो लिम्फ के जरिए, थोरेसिक डक्ट के जरिए लिम्फ वेसल के तक लेके जाएगा इस काइलोमाइक्रोन को, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो CETGL यानी कि वही कोलेस्ट्रॉल एस्टर और साथ में जो हमारा पूरा ApoB48 था, B48 है, ये पहुंच जाएगा थोरेसिक डक्ट के अंदर यानी कि लिम्फ वेसल के अंदर। अब लिम्फ वेसल से जब ये इसने ब्लड स्ट्रीम में जाना है तो इसके अंदर एक और ApoC काम करेगा। एपो क्या है, ये बेसिकली ApoA है जो एक्टिवेट करेगा एल कैट को, ApoB जो है वो रिसेप्टर है, ApoE भी रिसेप्टर है, रिसेप्टर रिकग्निशन में काम आता है, और ApoC जो है वो लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करता है। अब HDL जो है बॉडी के अंदर होता है वो ApoC देता है, रिलीज करता है ApoC को, और ApoC भी जब इसके साथ आगे अटैच कर जाएगा। तो नाउ वी हैव फोर पार्ट्स ऑफ दिस काइलोमाइक्रोन। पहला CETGL है, दूसरा ApoB48 है, तीसरा ApoC और चौथा ApoE है। चार लग गए, ApoC भी यहीं पे आके अटैच करेगा और ApoE भी आगे यहीं पे अटैच करता है। अब जो ApoE है बेसिकली ये हमारे पास फाइनल आ गया स्ट्रक्चर। अब यहाँ से अटैचमेंट ऑफ ApoC, ये जो C अटैच हुआ था HDL के जरिए, उसका काम क्या होता है, वो जैसे ही एपोसिस के साथ अटैच करेगा तो स्टिमुलेट कर देगा लाइपोप्रोटीन लाइपेज को। लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो है वो इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसको तीन पार्ट्स में कर देगा। पहला फैटी एसिड जो कि रिलीज हो जाएंगे और एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर हो जाएंगे। दूसरा एपोसी जो कि सेपरेट आउट हो जाएगा और रीयूज हो जाएगा, एपोसी भी अलग हो गया, ये भी रीयूज हो गया, और जो बाकी पार्ट बचा उसको हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट, यानी कि उसके अंदर तीन चीजें रह गई, CETGL वही वाला हमारा पहला पार्ट, ApoB एंड ApoE। ApoC अलग हो जाएगा, वापस ऊपर वाले प्रोसेस में जाकर रीयूज होना उसने, फैटी एसिड जो है वो अलग हो गए, वो जाके इधर यूज हो जाएंगे। अब जो काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट है ये आगे कोलेस्ट्रॉल को रिलीज करेगा लिवर सेल में जाके, फैटी एसिड रिलीज हुए एडिपोज टिश्यूज के अंदर, और जो कोलेस्ट्रॉल है वो रिलीज होगा लिवर सेल के अंदर जाके, ठीक है। अब ये लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल आ गया, अब क्या होगा, लिवर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल आया है उसको बॉडी लिवर कन्वर्ट कर देगा VLDL में, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो TGL कोलेस्ट्रॉल है, साथ में ApoB 100 है, पहले 48 था अब 100 है, ठीक है। और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल एस्टर था, यहाँ पे खाली कोलेस्ट्रॉल है, TGL वहीं पे है। ये VLDL कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि वही सेम प्रोसेस है बॉडी के, लेकिन इस बार क्या है, ApoB 100 है,